हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ गेट इट क्लियर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम कंप्यूटर में आजकल कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में पढ़ रहे थे और हमने पिछले वीडियो में है अपने जो है वो आपके कौन सी मेमोरी पढ़ाई थी, वो हमने पढ़ाई थी आपकी स्टैटिक रैम। ठीक है। तो फ्रेंड्स, उससे रिलेटेड जितने भी आपके पार्ट्स आते हैं वो मैंने आपको बहुत अच्छे से कवर अप कराए हैं और वो वाला टॉपिक जो है वो हमने बहुत अच्छे से किया है। उसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर लोगे। तो दोस्तों, हम पढ़ते हैं आज इसका सेकंड पार्ट जो है बोलता है। देखो दोस्तों, सबसे पहले मैंने यहाँ पर आपको मेमोरी का चार्ट बताया है। बार बार मैं इस चार्ट को आपको इसीलिए दिखा रही हूँ क्योंकि आपको कभी कभी सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है और सेकेंडरी मेमोरी कौन सी होती है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी में आपके रोम रैम, ठीक है, फिर फर्दर आपके रोम को डिवाइड किया गया है प्रोम में, ई प्रोम में, ई प्रोम में, और रैम जो होती है वो स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम और कैश। ठीक है। तो दोस्तों, हमने स्टैटिक रैम के बारे में पढ़ लिया था, कैश मेमोरी के बारे में भी पढ़ लिया था। अब आज हम डायनेमिक रैम का टॉपिक जो है वो ख़त्म कर देंगे और यहाँ पर आप सेकेंडरी मेमोरी को देखेंगे तो डिस्क ड्राइव और टेप ड्राइव्स होती हैं और यहाँ पर डिस्क ड्राइव्स होती हैं वो डिवाइड होती है फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडी रोम। और सीडी रोम जो होती है वो आपकी रीड ऑनली और रीड एंड राइट दोनों ही आपकी में चलती हैं। ठीक है। तो आपको पता ही है ये बात। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट इसकी तरफ। दोस्तों, अब सबसे पहले जान लेते हैं कि डायनामिक रैम क्या होती है। ठीक है। तो दोस्तों, डायनामिक रैम एक ऐसी रैम होती है जो आपकी कॉन्टिन्यूटी में क्या होती है, रिफ्रेश्ड होती है। अगर उसको अपने डेटा को मेंटेन करके रखना है और उसको हमने रिफ्रेश करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको हमारे को प्लेस करना होता है रिफ्रेश सर्किट के ऊपर। ठीक है। जहाँ पर वो डेटा को क्या करती है, रीराइट करती है 1 सेकंड में 100 टाइम्स, सेवरल 100 टाइम्स क्या करती है, डेटा को रीराइट करती है 1 सेकंड में। ठीक है। इस जो डी रैम होती है, हम बहुत सारे सिस्टम मेमोरी में इसका यूज़ करते हैं क्योंकि आपकी छोटी होती है साइज़ में और आपकी सस्ती भी होती है। ठीक है। जो आपकी डी रैम होती है ये बनी होती है आपकी मेमोरी सेल से और जो मेमोरी सेल होता है वो आपका 1 कैपेसिटर एंड 1 ट्रांजिस्टर से बना होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने इसके आपको इमेज भी लगा के रखी है। ठीक है। कहीं भी आपको दिखे या आप खुद बाय करने जाएँ कभी तो आपको पता हो कि डी रैम कैसी होती है। ठीक है। तो दोस्तों, चलते हैं हम नेक्स्ट। देखिए, यहाँ पर आपसे ना 1 मार्क का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कि जो आपकी डी रैम होती है इसमें से कौन सा जो है वो आपका डी रैम में नहीं आती है। ठीक है। तो आप देखेंगे रैम को डिवाइड किया गया है डी रैम और एस रैम में। ठीक है। फर्दर डी रैम को डिवाइड किया गया है डी डी आर, एस डी रैम, सी डी रैम, एस डी रैम, आर डी रैम, ए डी रैम, ई डी ओ डी रैम, एफ पीएम डी रैम, और यहाँ पर डीडीआर को डिवाइड किया गया फर्दर। देखो इसके कितने हैं, DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, मतलब डीडीआर के वेरियस वर्जन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो हम इन सब चीज़ों को कवर अप करेंगे। ज़्यादा डीप में पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है, बट हमें ओवरव्यू थोड़ा सा चाहिए इसका कि कहीं आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है। तो सबसे पहले हम DDR SD रैम की बात करते हैं। ठीक है। जिसकी फुल फॉर्म होती है डबल डेटा रेट सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। ये इस तरह का आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी मॉड्यूल होता है जो आपका क्या करता है, हायर ट्रांसफ़र रेट में डेटा को ट्रांसफ़र करेगा और परफॉर्मेंस जो होगा वो भी आपको बहुत ज़्यादा हाई देगा अगर हम पिछले रैम मॉड्यूल्स की बात करें। ठीक है। तो जो आपका जो DDR SD रैम होता है वो क्या करता है कि आपके जो ट्रांसफ़र करता है मेमोरी को, वो जैसे आपकी क्लॉक साइकिल होती है उसके राइजिंग एज और फॉलिंग एज दोनों में ही क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा डेटा को। ठीक है। तो इससे आप याद रखिएगा कि इसकी जो डेटा ट्रांसफ़र रेट होती है वो डबल हो जाती है। ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, डबल डेटा रेट। याद रखिए DDR की फुल फॉर्म भी पेपर में पूछी जाती है, दैट इज़ डबल डेटा रेट। ठीक है। तो एक चीज़ का और आपने ध्यान रखना है कि ये जो आपकी क्लॉक साइकिल की राइजिंग एज और फॉलिंग एज होती है उसमें क्या करता है, दोनों में ही ये क्या करता है, आपके डेटा को ट्रांसफ़र करता है। ठीक है। यहाँ पर दोस्तों मैंने आपके लिए इमेज भी लगा के रखी है। ठीक है। तो आप इस इमेज को अच्छे से देख लीजिए। चलते हैं हम नेक्स्ट इसकी तरफ देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में क्या बोलता है। DDR1। ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि इसके बहुत सारे पार्ट हैं, DDR1, DDR2, 3, 4। ठीक है। तो हम सबसे पहले DDR1 के बारे में पढ़ेंगे। तो DDR की फुल फॉर्म है दैट इज़ डबल डेटा रेट, जो मैंने आपको पीछे बताई। ठीक है। ये आपकी यूज़ होती है कंप्यूटर
कंप्यूटर और लैपटॉप में, और ये क्या करती है, जो आपके मेमोरी के चंक्स होते हैं उसको क्या करती है, डबल रेट के साथ जो होती है उसको ट्रांसफ़र करती है पर क्लॉक साइकिल की बात करें हम तो, ठीक है। तभी इसका नाम जो है वो डबल डेटा रेट जो है वो रखा गया है, ठीक है। तो आपको पता है कि जब डीडीआर रैम लॉन्च हुई तो उसके बहुत सारे चीज़ों अपग्रेड वर्जन देखने को मिले मार्केट में, जो कि DDR2, DDR3, DDR4, ठीक है। अगर हम बात करें न्यू वर्जन जो आपके डीडीआर रैम के निकले हैं, वो इतने कंपैटिबल नहीं हैं अगर हम बात करें अर्लियर और लेटर रैम की, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपके DDR2, 3, 4 जो है वो इतने कंपैटिबल नहीं हुए, और आपके क्या है जो स्लॉट में फिट नहीं हुए DDR1 के, तो जो मदरबोर्ड में अवेलेबल होता है, इसीलिए जो है इसको इतना ज़्यादा जो है वो इतना पॉपुलर नहीं माना गया, ठीक है। प्रॉब्लम्स आई, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम DDR2 की। DDR2 जो है वो आपका होता है डबल डेटा रेट वर्जन 2, ठीक है। अब आपको पता है अपग्रेड होती हैं चीज़ें 1, 2, 3, 4 करके ही आपको चीज़ें देखने को मिलती है, ठीक है। तो अब आपका मतलब है कि हमें क्या चाहिए, हम क्यों वर्जन को अपग्रेड कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम क्या कर सकें, हाई डेटा रेट जो है उसकी ट्रांसफ़र कर सकें, ठीक है। तो इसमें भी हमने दोस्तों वही किया, हमने इसका वर्जन नया बनाया ताकि हम क्या कर सकें, जो अब हमारा डेटा जो है वो ब्लॉक्स में ट्रांसफ़र करें तो वो बहुत ज़्यादा हाई रेट के साथ होना चाहिए, ठीक है। तो अब क्या बात की इन्होंने कि अगर हमने इसका रेट हाई करना है तो हमने क्या चीज़ चेंज करनी है, तो उन्होंने बोला कि हमें जो है जो ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी होती है आपकी रैम चिप के और प्रीफेच बफर के बीच में, उसको हमारे को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, और उसमें जो है उसके पैरामीटर्स में हमें कुछ नई चीज़ें जो है वो ऐड ऑन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स जो आपका प्रीफेच बफर होता है वो 4 बिट मेमोरी एक कैच का बना होता है, जो आपका DDR2 के बीच रैम चिप के बीच में लाई करता है, ठीक है। प्रीफेच बफर का मतलब आप समझ गए होंगे कि पहले से ही चीज़ों को फेच करके रख लेना। बफर आपको पता है कि एक टेम्परेरी मेमोरी होती है, जहाँ पर आपको पता है कि बफर में हम कुछ मेमोरी जो होती है उसको स्टोर करके रख सकते हैं टेम्परेरी बेसिस पे, अगर हमने अपनी प्रोसेसर की स्पीड जो है वो फास्ट करनी है, ठीक है। अगर हम बात करें कि ये कमर्शियली अवेलेबल जो होती है आपकी DDR2, वो 8 GB तक आपकी मैक्स अवेलेबल रहती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं DDR3 की, ठीक है। तो आपकी जो DDR3 है ये थर्ड जनरेशन SD रैम है, ठीक है, जो आपके सिस्टम मेमोरी में यूज़ होती है, ठीक है। और ये किस लिए यूज़ होती है, ये आपके डेटा को ट्रांसफ़र करती है वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, और बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड में, ठीक है। तो जो इसकी फुल फॉर्म है वो आपको पता ही है कि डबल डेटा रेट 3 है। और एक बात इसकी करें कि ये आपके कहाँ यूज़ होती है, ये आपकी जनरली यूज़ होती है गेमिंग पर्पज़ में, क्योंकि आपको पता है गेम्स में भी आपको क्विक और बहुत ही जल्दी रिस्पॉन्स की ज़रूरत होती है किसी भी चीज़ के लिए, तो ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मैक्सिमम साइज़ जो होता है वो DDR3 का वो होता है अप टू 16 GB तक अवेलेबल रहता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं DDR4 की। तो आपको पता है DDR4 जो है वो सबसे ज़्यादा लेटेस्ट वर्जन है आपका, जो आपकी रैम है उसका। और ये कहाँ पर यूज़ होने वाली है, ये यूज़ होने वाली है आपकी नेक्स्ट जनरेशन की जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस आएंगे वहाँ पर यूज़ होने वाली है। वहाँ पर आप देखोगे कि इसकी जो होगी वो डिक्रीज वोल्टेज पे, मतलब ज़्यादा वोल्टेज नहीं लेगा, और आपके डेटा की जो ट्रांसफ़र होगा रेट वो भी बहुत ज़्यादा होगा पिछले की बात करें हम। और इसकी वजह से क्या होगा, इसकी एफिशिएंसी जो हो जाएगी वो ज़्यादा हो जाएगी, और स्पीड जो होगी वो भी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो मतलब काफ़ी अच्छी एफिशिएंसी ये आपको देगा और स्पीड भी आपको ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। तो इसका जो फुल फॉर्म है अगर DDR4 की बात करें तो ये है इसकी डबल डेटा रेट फोर्थ जनरेशन सिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने इसकी इमेज भी आपके लिए लगा दी है। आपने क्वेश्चन आपको ये आ सकता है कि बताइए डी कौन सी इसमें से जो रैम है वो जो है वो आपके नेक्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटिंग में यूज़ होने वाली है, तो आपने याद रखना है कि ये DDR4 है, ठीक है। तो जल्दी हम बात करते हैं अगले, दैट इज़ RD रैम, दैट इज़ रैम्बस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है दोस्तों। ये जो है आपका ये क्या यूज़ करती है, ये सीरियल डेटा ट्रांसफ़र मोड को इसने यूज़ किया, ठीक है।
अब देखो इसने बिल्कुल ही अलग टेक्नोलॉजी पे चला गया, तो इसकी वजह से जो था वो मैन्युफैक्चरर को क्या करना पड़ा, अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है वो चेंज करनी पड़ी आरडी रैम को बनाने के लिए। और आपको पता है कि अगर आप कोई भी चीज़ नई ऐड ऑन करते हो तो आपको वहाँ पर पेटेंट फीस भी देनी पड़ती है, और उसकी वजह से जो है वो इसकी बहुत ही ज़्यादा हाई कॉस्ट हो गई, ठीक है। और ये इसकी वजह से बहुत ज़्यादा पॉपुलर यूज़र्स के बीच में नहीं हो पाई, ठीक है। ऊपर से ये जो आपकी इंस्टॉल होती है ये पेयर में होती है, और ये डेटा को ट्रांसफ़र जो करती है वो सेम वे में ही करती है जैसे पहले करती थी कि राइजिंग एंड फॉलिंग क्लॉक सिग्नल एजिस से जैसे वो करती थी ट्रांसफ़र, वैसे ही करती है, ठीक है। और इसका डबल फिजिकल क्लॉक रेट होता है, याद रखना। इसका जो होता है वो डबल फिजिकल क्लॉक रेट होता है, और जो ये डेटा को ट्रांसफ़र करती है वो राइजिंग एंड फॉलिंग क्लॉक सिग्नल एज से ही करती है, जैसे आपका पिछली मेमोरी करती थी, ठीक है। रिम रिम मतलब रैम्बस इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, ठीक है। जो आपका होता है ये 16 बिट बस होती है, दैट इज सिमिलर टू पैकेट नेटवर्क। आपको पता है पैकेट नेटवर्क में भी हम क्या करते हैं, जो हमारा डेटा की ट्रांसमिशन होती है वो पैकेट फॉर्म में होती है, तो वैसे ही इन्होंने यहाँ पर बोल के रखा है कि सिमिलर होती है आपके पैकेट नेटवर्क की तरफ, जहाँ पर ये क्या करती है डेटा ग्रुप्स को ट्रांसमिट करती है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने इसकी इमेज आपसे लगा रखी है, जनरली पेपर में आपसे इसके बारे में इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, तो आप इसको याद रखिएगा। और आप इसका ट्रांसफ़र मोड पूछा जा सकता है, जो क्या होता है सीरियल डेटा ट्रांसफ़र मोड को ये क्या करती है, यूज़ करती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एफपीएम डी रैम की, दैट इज़ फास्ट पेज मोड डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। ये क्या करती है, ये आपके बहुत ही ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस देती है अगर हम बात करें कन्वेंशनल डायनेमिक रैम की, ठीक है। यही इसका जो है वो मेन डिफरेंस है, ठीक है, प्रीवियस रैम के कंपैरिजन में, ठीक है। तो और इसका एक डिफरेंस ये भी आता है कि ये क्या यूज़ करती है, ये सपोर्ट करती है आपकी एब्रीवेटेड एड्रेस को। एब्रीवेटेड का मतलब होता है जो शॉर्टन एड्रेस होती है उनको सपोर्ट करती है, जिसकी वजह से ये आपको क्विकली जो है वो आपका रिस्पॉन्स दे देती है यूज़र को, ठीक है। अगर हम बात करें एडो रैम की, दैट इज़ एक्सटेंडेड डेटा आउट रैंडम एक्सेस मेमोरी या डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखो यहाँ पर दोनों देख के रखे हैं, या तो आप उसको एडो रैम बोलिए या तो एडो डी रैम बोलिए, ठीक है। तो ये क्या होती है, ये क्यों बनाई गई, ये आपके डिज़ाइन की गई ताकि हमारा क्या हो, जो आपकी परफॉर्मेंस है, जो जो आपने पीछे पढ़ी एफपीएम डी रैम, उसकी परफॉर्मेंस को इन्हेंस करने के लिए ये वाली आपकी एडो डी रैम जो है वो बनाई गई 1990s में, ठीक है। जो मेन फीचर था इसका, अब मैंने बताया कि परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करनी है, बट कैसे इंक्रीज़ की परफॉर्मेंस, इन्होंने बोला कि जो आपका वेट टाइम एफपीएम डी रैम में देखने को मिलता है, हम क्या करेंगे उसको एलिमिनेट कर देंगे। और वो कैसे एलिमिनेट करेंगे, उन्होंने बोला कि जो हमारा न्यू साइकिल जो होता है उसको हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और जो हमारा प्रीवियस साइकिल के जो आउटपुट होता है उसको हम कहाँ स्टोर करके रख लेंगे, तब तक बफर में स्टोर करके रख लेंगे, और उसकी वजह से जो हमारा जो प्रॉपर साइकिल है मेमोरी का वो चलता रहेगा, और उसकी वजह से हमारी परफॉर्मेंस जो होगी वो हमारी इंक्रीज़ कर जाएगी, और हमारा कोई भी किसी भी तरह का ओवरलैप ऑपरेशन के बीच में भी नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो याद रखना उन्होंने वेट टाइम को क्या कर दिया था, एलिमिनेट कर दिया था, ठीक है। और क्या किया था, उसने बोला था वेट टाइम एलिमिनेट हो जाएगा तो हम न्यू साइकिल्स को क्या कर देंगे, स्टार्ट करके रख देंगे, और जो हमारा प्रीवियस साइकिल का जो आउटपुट का डेटा है उसको बफर में रख लेंगे तब तक, ठीक है। जो एक्टिव डेटा है जो प्रीवियस साइकिल जो आपकी एक्टिव है उसका जो डेटा है, ठीक है, ताकि हमारा जो है वो ओवरलैप भी ना हो और हमारी जो है वो प्रॉपर सीक्वेंस में चलती रहे, ठीक है। अब हम बात करते हैं एडी रैम की, दैट इज़ असिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। असिंक्रोनस का मतलब क्या होता है, मतलब यहाँ पर कोऑर्डिनेशन में कुछ ऊंच नीच होगी, ठीक है। तो यहाँ पर बात करें कि जो हमारी सिस्टम क्लॉक होती है वो कोऑर्डिनेट नहीं करती है, ठीक है, किसके साथ, मेमोरी एक्सेस के साथ, ठीक है। कोऑर्डिनेट नहीं करेगी आपकी सिंक्रोनस मेमोरी एक्सेस के साथ। इसकी वजह से लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की वजह से आपको पता है कि जो भी आपका रिस्पॉन्स यूज़र को जल्दी चाहिए होता है उसमें डिले होगा ही होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा इसकी ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है असिंक्रोनस डी रैम की। अब आपको पता है कि रिस्पॉन्स में डिले हो रहा है, तो चीज़ों को ठीक करने के लिए एस रैम ने तो आना ही था, एस डी रैम ने, दैट इज़ सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। अब ए डी रैम की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए एस डी रैम आ गया। इन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे, सिस्टम क्लॉक का जो है वो
कोऑर्डिनेशन या सिंक्रोनाइजेशन बिठाएंगे मेमोरी एक्सेस के साथ। अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या करेंगे हम, अगर हमने ऐसा कर दिया तो सीपीयू को क्या होगा, सब कुछ पहले से ही पता चल जाएगा, एग्जैक्ट टाइमिंग उसको पता चल जाएगी, कितने एग्जैक्ट नंबर ऑफ साइकिल होंगे, वो डेटा अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। इनपुट बस, आउटपुट बस, ये सब चीज़ें जो है वो सीपीयू को पहले ही पता चल जाएगी। अगर ये वाली चीज़ अगर उसको पहले पता चल गई तो इसकी वजह से हमारे रीड एंड राइट स्पीड जो होगी मेमोरी की, वो खुद ब खुद ही बढ़ जाएगी, और उसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो ओवरऑल स्पीड होगी कंप्यूटर की वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो इस ये दोस्तों आपका था टोटल इसके बारे में, डायनामिक रैम के बारे में, उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट इसके अंदर आपकी मेमोरीज आती हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जो आपकी डायनामिक रैम होती है, मैंने इसको बोला कि इसको आपको कॉन्टिन्यूटी में क्या करना पड़ता है, रिफ्रेश करना पड़ता है। पर सेकंड के अंदर ये सेवरल 100 टाइम्स जो होती है वो आपकी रिफ्रेश हो जाती है, ठीक है। ये आपके एस रैम के कंपैरिजन में थोड़ी स्लो होती है, ठीक है। ये एज अ रैम भी आपकी यूज़ हो जाती है। इसका साइज़ जो होता है वो छोटा होता है, मैंने आपको बताया, ये आपकी सस्ती होती है और साइज़ में छोटी होती है, ठीक है। और ये जो होती है वो आपकी लेस पावर जो होती है वो कंज्यूम करती है, अगर हम एस रैम के साथ इसका कंपैरिजन करें तो, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी थी, हाँ, आपके रैम से रिलेटेड सारी चीज़ें कवर अप हो गई हैं, डायनामिक रैम, स्टैंडिंग रैम, कैश मेमोरी। अब हम नेक्स्ट इसमें हम रोम के बारे में पढ़ेंगे, और रोम को मैं टोटली आपका एक ही लेक्चर में कवर अप कर दूंगी दोस्तों। मेमोरी ऐसा सेक्शन होता है जिसमें से पक्का 110% जो है वो आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलता है। मेमोरी का आपको पता है कि एक चार्ट भी आता है जिसमें एमबी, जीबी, केबी से रिलेटेड क्या क्या होता है डेटा, वो भी मैं चार्ट आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, ठीक है। आपसे कई बार इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर उसका पूछा जाता है, ठीक है। तो हम वो सारी चीज़ें वन बाय वन करके कवर अप करेंगे दोस्तों। अगर आपको ये वाला वीडियो सच में ही हेल्पफुल लगा हो और आपने इस वीडियो से कुछ चीज़ गेन की हो तो गेट इट क्लियर चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। आप यकीन नहीं मानेंगे क्या, बहुत अच्छा स्कोर जो है वो आप अपने पेपर में कर लेंगे अगर आप इन वीडियो को रेगुलर बेसिस पे देखते हो। तो थैंक यू, हैव अ वेरी वेरी गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। थैंक यू।